साथियों नमस्कार। साथियों, कल के दिन एक खबर काफी चर्चा में रही और सब लोग चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान, सऊदी और टर्की का डिफेंस पैक्ट हो गया है। ये तो भाई इस्लामिक नेटो बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और अब तो पाकिस्तान बहुत मजबूत हो गया है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ये दोनों देश लड़ने के लिए आ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सभी देश मिलकर के ईरान पर हमला करने वाले हैं। तमाम तरह की थ्योरी सामने आ रही थी और एक और खबर थी जो कल चर्चा में रहनी चाहिए थी, जिस पर ज्यादा किसी ने चर्चा की ही नहीं। जी, खबर सुन लीजिए, आपके भी होश उड़ जाएंगे। खबर यह है कि रशिया एक प्लानिंग कर रहा है कि इंडिया रशिया कनेक्टिविटी बाय ट्रेन से हो जाए। जी, यानी रशिया से इंडिया ट्रेन कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी पर विचार कर रहा है रशिया। और यह बात किसने कही है? किसी हल्के फुल्के आदमी ने नहीं कही है। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कही है, मरात खुशनोलिन ने। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कही है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि रशिया और इंडिया के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो कहीं है ही नहीं, कोई लैंड बॉर्डर तो शेयर होता ही नहीं है, और फिर भी रशिया कह रहा है कि साहब ट्रेन से हम इंडिया पहुंचेंगे। अच्छा, एक चीज और बोली इन्होंने कहा है कि रशिया से सेंट्रल एशिया होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया पहुंचेंगे। अब एक बात बताइए कि पाकिस्तान होते हुए इंडिया पहुंचेंगे, ये तो रशिया भी जानता है कि नहीं पहुंच पाएंगे। पाकिस्तान जो एक पाइपलाइन को नहीं आने देता, पाकिस्तान जो अपना एयर स्पेस बंद करके बैठा हुआ है, हमारे तनाव इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि दोनों ने ही अपनी एयर स्पेस बंद कर रखे हैं। वहां से ट्रेन लाने की तुम बात कर रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर ट्रेन कैसे आएगी? ट्रेन आने का बस एक ही तरीका है कि आपके पास पीओके आ जाए और उसके बाद पाकिस्तान बाईपास हो गया, अफगानिस्तान होते हुए भारत में आप एंटर कर जाइए। देखिए, आपको एक मैप के जरिए दिखाता हूं। ये पीओके फिलहाल पाकिस्तान ने कब्जा रखा है हमारा, ठीक है। तो अभी तो क्या है कि पाकिस्तान के इस कब्जे के जरिए ही हमें आना पड़ेगा, लेकिन अगर पीओके हमारे पास वापस आ जाता है तो ये ताजिकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान से ये अफगानिस्तान हो गया। ये जो देख रहे हैं आप, ये अफगानिस्तान है। ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए आप सीधे आ सकते हैं। यही रशिया कह रहा है कि सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया में पहुंचना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल आएगा कि भाई रशिया और अफगानिस्तान के संबंध भी तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के संबंध तो बहुत अच्छे हैं और अब और अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे। रशिया अफगानिस्तान के संबंध भी तो डिपेंड करेगा इस पर कि आगे कैसी बातचीत चलेगी। तो उस पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। रशिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया, और वो पिछले साल किया था। जब तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में, तब से रशिया अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता आया है, लेकिन ऑफिशियली पिछले साल रिकॉग्नाइज कर दिया था। और सुन लीजिए, इस साल जुलाई या जून की बात है, जो भी हो, जून जुलाई उससे मतलब नहीं है, रशिया और अफगानिस्तान के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हो गया है। इसे भी डिफेंस पैक्ट जैसा समझ सकते हैं आप। तो रशिया ने अफगानिस्तान को यह श्योरिटी दी है कि आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, ठीक उसी तरह से जैसे इंडिया है। इसमें रशिया के फायदे यह हैं कि अफगानिस्तान, जहां से यूएसएसआर को एक बार या एक जमाने में भागना पड़ा था यूएसए के प्रभाव के कारण, उसे दोबारा वहां जाने का मौका मिलेगा। दूसरा यह है कि रशिया का भी एक दुश्मन है और अफगानिस्तान का भी एक दुश्मन है, ठीक है। वो है ISIS, खुरासन प्रोविंस वाले। खुरासन में आपको बता चुका हूं, एक क्षेत्र है जहां पर अफगानिस्तान और थोड़ा सेंट्रल एशिया, थोड़ा पाकिस्तान वाला ये क्षेत्र आता है। ISIS वाले जो यहाँ पर लोकल ग्रुप बना करके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि साहब यहीं से हम दुनिया को चलाएंगे, वो अफगानिस्तान के दुश्मन हैं। अफगानिस्तान उनको बहुत बुरी नज़रों से भी देखता है। उन्होंने एक टाइम पर रशिया में अटैक भी किया था, पिछले साल की बात है, टेररिस्ट अटैक कर दिया था रशिया में, तो रशिया के भी दुश्मन हैं। तो रशिया ने कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ ये हाथ मिलाया होगा कि भाई हम दोनों के दुश्मन भी कॉमन हैं, हम दोनों को आगे मिलकर के काम भी करना पड़ेगा। हम रेल कनेक्टिविटी भी सोच रहे हैं, तमाम तरह की और कनेक्टिविटी बनाएंगे, हो सकता है रोड कनेक्टिविटी भी कर दें। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान को साथ लेके चलना ज़रूरी है। ये रशिया के दिमाग में कब से है? अचानक अफगानिस्तान के साथ पैक्ट किया, ऐसा नहीं है। पिछले साल रिकॉग्नाइज किया, उससे पहले एंगेजमेंट बढ़ाया, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो कोई इसका विरोध नहीं किया। तो रशिया कितनी दूर की सोच के चल रहा था, उसे पता था आने वाले समय में ये होना है, ठीक। तो ये कॉपरेशन इस बात का सूचक है कि पीओके तो आएगा भारत में। अब जब पीओके भारत में आएगा, रशिया को ऐसा लगता है, लेकिन वहां तो पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट कर लिया है। अगर हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है तो टर्की तो आएगा ही आएगा लड़ने, सऊदी भी आ जाएगा। अब आप इस पर और थ्योरी सोचिए। अभी सऊदी पर ईरान का हमला हो रहा है, सऊदी ने भी हमला किया है।
और ईरान के हमले के दरमियान पाकिस्तान ने सऊदी को किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाई, जबकि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में भी डिफेंस पैक्ट हुआ था पिछले साल सितंबर को। तो उस डिफेंस पैक्ट के तहत अभी तक तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे डिफेंस पैक्ट होते रहते हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है, पहला। दूसरा ये कि अगर टर्की का लग रहा हो कि टर्की कुछ कर देगा, तो जब पिछली साल हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान को, जब हम रेल रहे थे, तो उस वक्त भी टर्की ने हर संभव प्रयास किया था पाकिस्तान की मदद करने का। फिर चाहे अपना एयरक्राफ्ट भेज करके यहाँ सामान उतारना हो, उस सामान में क्या था क्या नहीं था किसी को नहीं पता, या फिर अपना एक नवल वॉरशिप यहाँ पर लगा देना कराची के पास, वो भी मदद था। ड्रोन्स भेज देना, वो भी मदद थी। हर तरह से मदद करने की कोशिश पिछली बार भी टर्की ने करी थी। इससे ज़्यादा टर्की कुछ कर नहीं सकता, फौज भेज नहीं सकता, कि फौज भेजना इस बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर, और लैंड बॉर्डर हमसे शेयर नहीं होता, तो टर्की उसमें हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और दूर से किसी देश में हमला करना या लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका ईरान पर कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, तो टर्की तो क्या ही है। तो टर्की का भी नलीफाई हो गया, पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म है, और सऊदी के पास खुद का कुछ इतना है नहीं कि वो पाकिस्तान की मदद करने आए और हमसे संबंध खराब करे। उस कालखंड में जब सऊदी को यह पता है कि आने वाले समय में तेल का उतना महत्व नहीं रहेगा, अब दुनिया में अलग अलग प्रकार के एनर्जी के रिसोर्सेज आ गए, फिर चाहे वो ई व्हीकल वाला हो या सोलर हो या आपका ये इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो, तमाम तरह के नए फ्यूल्स आ गए हैं। ऐसी इस बीच क्रूड ऑयल पर ज़्यादा डिपेंडेंसी उसकी हो नहीं सकती। सऊदी को भी चाहिए कि वो भी आगे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करे, बड़े बड़े देशों के साथ एंगेज करके अपने यहाँ पर उस तरह का विकास करे जिससे वहाँ पर टूरिज्म बढ़े और इंडस्ट्रीज कल को आएँ तो फिर वहाँ पर रोजगार बढ़े। तो वो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश के साथ तो नहीं बिगाड़ेगा, और बिगाड़ना चाहे तो वही बिगाड़ सकता है। तो इस पैक्ट का भारत पर तो कोई असर पड़ना नहीं है। फिर ये पैक्ट क्यों किया गया, इससे सऊदी को क्या फायदा है? सऊदी को क्या फायदा है, अब थोड़ा सा धीरे धीरे देखते हैं। देखिए, इसको मैप को मैं यहां से कर लेता हूं। ये है पाकिस्तान, ये आपको दिख ही रहा है। पाकिस्तान सऊदी को क्या मदद पहुंचा सकता है? यह मदद पहुंचा सकता है कि कल को स्थिति बिकट हो गई ईरान वॉर में, तो मजबूरी में पाकिस्तान को अपने सैनिक सऊदी में भेजने पड़ेंगे। सऊदी को पहला फायदा। सऊदी को दूसरा फायदा यह है कि जब तक ये पाकिस्तान के साथ एंगेज कर रहा है ये डिफेंस पैक्ट करके, तब तक सऊदी के पास भी न्यूक्लियर कवच है कहने को। अब अगर सऊदी अमेरिका से यह कहेगा कि मैं पेट्रो डॉलर यूज करना नहीं चाहता, अमेरिका जो तुमने हमको सिक्योरिटी की गारंटी दी थी कि तुम सिक्योरिटी दोगे, बदले में हमें अपना तेल केवल डॉलर में बेचना पड़ेगा, जैसे पेट्रो डॉलर कहते हैं, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं देखो इतना पिट रहा हूं ईरान से और तुम कोई सिक्योरिटी हमारी कर नहीं रहे। तो अमेरिका क्या कहेगा, अरे सऊदी टेंशन क्यों ले रहे हो, हम सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, लेकिन देखो हमने तुमको न्यूक्लियर कवच दिलवा दिया पाकिस्तान के माध्यम से, तो ये भी तो सिक्योरिटी का कवच है, टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा, अभी पेट्रो डॉलर को खत्म करने की मत सोचो। अमेरिका को यह फायदा होगा। सऊदी को और क्या फायदा हो सकता है? सऊदी को फायदा यह हो सकता है कि आने वाले समय में मान लीजिए अगर पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम कहीं और रखना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान का है ही नहीं, जो कि यूएसए का है। तो यूएसए अपना ये बम कहाँ रखें? टर्की में रख नहीं सकता, टर्की बड़ा एक्सट्रीम देश है। अमेरिका के लिए सबसे सुलभ देश जो रहेगा, जो उसकी बात एक बार में मान लेता है और शुरुआत से मानता आ रहा है, 1973 में जब ये पेट्रो डॉलर स्टार्ट हुआ था तब से सबसे पहला ये सऊदी के साथ ही हुआ था, मानता चला आ रहा है, तो सऊदी सबसे सेफ प्लेस है। इसीलिए सऊदी को भी ये लालच है कि कल को जब पाकिस्तान टूटेगा तो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब मिल सकता है। ये संभावना है, हो सकता ना भी मिले। एक जिससे सऊदी अपने आप को फिर कह देगा देखो इस्लामिक मुल्क वर्ल्ड का मैं ही राजा हूं, क्योंकि यहां पर सब राजा बनने के लिए तैयार हैं। टर्की कहता है कि एक टाइम पर खलीफा हमारे यहां से होता था, हम इस्लामिक वर्ल्ड के राजा हैं। ईरान कहता है कि नहीं साहब, हम हैं शियाओं के राजा, देखो हमें और कितनी ज्यादा एडवांस है तुम लोगों से, हम मुस्लिम वर्ल्ड के राजा हैं। यह कहता है सऊदी कि भाई देखो मक्का मदीना हमारे यहाँ, दुनिया हमारे यहाँ आती है और दुनिया में सुन्नी ज़्यादा हैं तो हम राजा हैं। उधर पाकिस्तान कहता नहीं साहब, हम इस्लामिक बॉम्ब तो हमारे पास ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे पास ही है, केवल और किसी के पास नहीं है, तो सबसे शक्तिशाली हमें। इस समय ईरान पर हमला चल रहा है जो वन ऑफ द कंटेंडर है। बाकी जो तीन उनमें डिफेंस पैक्ट हो गया है,
समझ गए आप? तो सऊदी का ये, और टर्की का क्या फायदा है इससे? टर्की का फायदा ये है कि अभी इजराइल ने कई बार, अभी तो नहीं मतलब इस साल ही, इजराइल ने कई बार टर्की का भी नाम लिया है, और टर्की और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। और ये बात मैं आपको पहले वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि जो अभी इजराइल ने ईरान पर हमला करके शुरुआत करी है, ये शुरुआत धीरे धीरे होते होते कई देशों में फैलेगी, कई देशों से रेडिकल लोग खत्म किए जाएंगे, और अंत में नंबर है टर्की का। तो टर्की को ये पता है कि आज नहीं तो कल इजराइल मेरे को भी निशाना बनाएगा, तो क्यों ना एक ऐसे कवच में। अच्छा, ये ऑलरेडी नेटो में है। अब अगर मान लो, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं, मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान का साथ देने टर्की आ जाता है, फिर भारत टर्की का युद्ध हो जाता है, तो टर्की पे तो दो दो कवच है, नेटो का भी है और इनका भी है। उस हिसाब से तो पूरा नेटो आ जाना चाहिए लड़ने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल बातें नहीं होती हैं। टर्की को बस ये है कि मुझे एक ऐसा कवच मिल जाए, एक ऐसा कवच और मिल जाए जिससे कि मैं इजराइल से सेफ रहूं, क्योंकि टर्की को ये पता है कि नेटो इस समय बेकार हो चुका है, वो डिसमेंटल सा ही समझो, किसी मतलब का अब है नहीं, तो कुछ ना कुछ टर्की को भी अपने बचाने के लिए चाहिए। और ये एक सिचुएशन, टेम्परेरी सिचुएशन क्रिएट की गई है, इसमें अमेरिका का पूरा पूरा हाथ है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये 3-4 देश सदे रहे जब तक ईरान से वॉर चल रहा है, कोई बिदक ना जाए। सऊदी इस बीच ये ना कह दे कि मुझे पेट्रो डॉलर नहीं चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि टर्की किसी तरह की हरकत कर दे कोई इजराइल पे, या टर्की को या इजराइल कहीं जो है इजराइल टर्की में युद्ध स्टार्ट ना हो जाए। अमेरिका भी ईरान पर फोकस्ड है पूरी तरह से, और सबको यह पता है कि पाकिस्तान अब बचना नहीं है। तो जब पाकिस्तान बचना नहीं है तो बॉम्ब कहां जाएगा, और जब पाकिस्तान बचना ही नहीं है तो कम से कम सेना ही हमारे काम आ जाए सऊदी के। और पाकिस्तान बचना नहीं है, मैं क्या क्यों रहा हूं, क्योंकि हमने वो देख लिया कि किस तरह से रशिया और अफगानिस्तान का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, और रशिया तो यहां तक आ गया कि रेल बनाएंगे। और रशिया जिस चीज को आज बोल रहा है, यानी कि इसको भांप चुका है बहुत पहले। सबसे पहला देश था जो अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहा है 2021 से, और पिछले साल मान्यता देने वाला है। यानी उसे पूरी चेस के मूव्स पता है कब क्या होना है। तो इसीलिए जो ये पूरा ये पैक्ट आपको दिख रहा है, ये पैक्ट एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है इन लोगों के बिदकने को रोकने के लिए। और एक मेरा मानना यह भी कहता है कि सऊदी को ये शायद लालच दिया गया है कि पाकिस्तान का ये बम आपके अंदर रख देंगे हम, लेकिन रखा नहीं जाएगा, क्योंकि सऊदी की अगर रख दिया तो फिर इजराइल अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा। इजराइल को भी तो एक्सपेंशन करना है, ग्रेटर इजराइल बनाना है, और अमेरिका इजराइल के साथ ज़्यादा खड़ा रहेगा, सऊदी के साथ कम खड़ा रहेगा। फिलहाल हो सकता है ये लालच के चलते सऊदी को इसमें शामिल करवाया गया है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि सब ये क्या हो गया। कई मैं एक आध दो किसी यूट्यूब पे मैं देख रहा था, कल गाड़ी चलाते चलाते सुन रहा था, तो एक दो मेहमान बुला करके जो लोग बातचीत नहीं करते, वो पता नहीं क्या बात कह रहे हैं कि चाइना का हाथ है, अब देखिए ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप इंटरलिंक करके देखोगे खबरों को, आपको पता चल जाएगा। एक खबर और देख लो, पीओके में जो इलेक्शन चल रहे थे, ठीक है, ये इलेक्शन 3 फेज में होने थे, 27 जुलाई को, 2 अगस्त को और 10 अगस्त को। 27 जुलाई को कर लिए, उसका रिजल्ट आ गया, 2 अगस्त को कर लिए, उसका आ गया। अब 10 अगस्त को जो होने थे उसको टाल दिया गया है कि साहब इस समय पीओके में हालात खराब है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो ये होने कहाँ थे साहब, पहले जो हुए थे वो मीरपुर में हुए थे, फिर मुजफ्फराबाद में हुए थे, फिर पूंछ में होने थे। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं कहाँ। देखो, पहले मीरपुर में हुए थे, फिर मुजफ्फराबाद में हुए थे, अब पूंछ में होने थे। 1 2 3, तो ये वाला भी रद्द कर दिया गया है। सोचो सिचुएशन इतनी वर्ष हो गई है। यूएन ने कहा है कि हम अपनी एक टुकड़ी भेजेंगे ये जांच करने के लिए कि पाकिस्तान किस तरह से बर्बरता कर रहा है इन लोगों के ऊपर। अब देखो यूएन क्या कहता है। तो स्थिति पाकिस्तान की इतनी खराब हो चुकी है पीओके में कि पीओके अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये दूसरा प्रूफ है। अच्छा, इस बार अगर हम पीओके वापस लेंगे तो ऐसा नहीं है कि पीओके लेके छोड़ देंगे, अब सब पाकिस्तान के टुकड़े ही होंगे। परसों 11 अगस्त को बलूचिस्तान कह रहा है कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 11 अगस्त को, तो उसका बलूचिस्तान तो अपने आप को आज़ाद कह ही रहा है, उसको बस इंतजार है कि 3-4 बड़े बड़े देश हमें रिकॉग्नाइज कर लें। जैसे हमने जब बांग्लादेश आज़ाद करवाया था तो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में एक्सेप्ट करने वाला पहला देश पता है कौन सा था? भूटान। क्योंकि भूटान के पीछे हम खड़े थे, हम ही उसके सब कुछ करते थे। तो भूटान ने कहा हम करते हैं, इसको मान्यता देते हैं। तो भूटान को पता भारत खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही अगर 1-2 छोटे छोटे देश इस बात को कह दें और फिर पीछे से भारत कह दे तो आज़ाद हो गया बलूचिस्तान।
लेकिन भारत ये सारी चीज़ें भांपने के बाद गएगा, भारत अपनी बात खराब नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने कह दिया कि हम बलूचिस्तान को एक मान्यता देते हैं, उधर यूएन ने कह दिया नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, यूएस ने कह दिया हम भी नहीं देते, और ये यूरोप ने कह दिया हम भी नहीं देते, तो बात खराब हो जाएगी, बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा। हम ये कोशिश करते हैं ना कि हम अगर वर्ल्ड फोरम पे कुछ बोलें तो उसका महत्व हो, ऐसा ना हो कि हम अकेले बोल के रह गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। जब तक यूएस का इंटरेस्ट वेस्टेड है पाकिस्तान में, तब तक आप पाकिस्तान को तोड़ नहीं सकते, और तोड़ दोगे तो आप मान्यता दिलवाते रहो फिर एक एक करके लोगों से, मान्यता दिलवाना बड़ा मुश्किल है। तो यूएस का इंटरेस्ट वेस्टेड ना हो इसके लिए क्या करें, यूएस को साफ साफ बोलो कि देखो बलूचिस्तान में कई सारे मिनरल्स हैं, तुम्हें चाहिए अपनी इंडस्ट्री जा करके यहाँ लगा लो, तुम्हें यही तो चाहिए। तुम अगर ये सोचो यूएस भाई कि तुम हमें परेशान कर लोगे या पाकिस्तान के जरिए हमको डराते धमकाते रहोगे, तो पिछले 10 साल में हमने तुम्हें बता दिया तुम वो कर नहीं पाओगे। तो तुम बलूचिस्तान से अपने संबंध बनाओ और तुम्हें जो इकोनॉमिक फ़ायदे चाहिए वहाँ से ले लो। पहला पॉइंट यूएस भाई। दूसरा, यूएस भाई ऐसा है कि तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मान्यता, अगर अभी क्या है कि यूएस थोड़ा तो मजबूत है, इतना तो है कि भाई दुनिया सुन रही है उसकी, आने वाले समय में यूएस इतना कमजोर हो जाएगा जबकि उसके कहने और सुनने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को, तब भले ही हम कह सकते हैं और 10 देशों को खड़ा कर सकते हैं लाके कि देखो हम सब मान्यता दे रहे हैं इसको। समझ रहे हो आप बात को? तो इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा यूएस का डॉलर और कमजोर हो, साथ ही या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि यूएस को हम समझा पाएं कि भाई जब टुकड़े हो रहे हैं, तुम्हें अपना जो इंटरेस्ट चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाहिए, ले लो यार, बात खत्म करो। तुमने पाकिस्तान इसलिए तो बनाया था कि भारत को परेशान कर सकें, अब तो तुम नहीं कर पा रहे, तो कहा है इसको रखे हो पूरा साबुत, इसको तोड़ ताड़ के अलग करो, सिंध हमें दे दो, पीओके हमें दे दो, बाकी बलूचिस्तान अलग आज़ाद हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान को आधा आधा बांट देंगे, बाकी ये पंजाब वंजाब बचेगा, इसका देखते क्या करना है। एज सिंपल एज दैट। तो इसके लिए जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पाकिस्तान पोस्ट, हाँ ये वही है जो मैंने आपको बताया, पूंछ में और पलांदरी में ये पोस्टपोन कर दिए गए इलेक्शन का, हम नहीं करा पाएंगे। तो अच्छा ये देखो, इनके बोल पहले बिगड़ते हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, ख्वाजा आसिफ, इसने क्या कहा है कि देखो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हो चुका है और अब वक्त आ गया है इजराइल को सबक सिखाने का। क्या कहा है, थ्रेटन्ड इलेजिटिमेट इजराइल आफ्टर, इजराइल को इलेजिटिमेट बता दिया, अवैध, ये अवैध है, ये तो उसकी वजह से बना था, वो क्या हुआ था, बेल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से बना हुआ था। ये क्या हुआ, देश है ये कोई, कर्राई आ गई है पाकिस्तान के लोगों में, उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ खेल हो गया, उनके साथ खेल हो गया। तो ये इनके बड़बोले थे, तो मैंने कहा दिखा दें आपको। ये क्या है, रशिया साइंस मिलिट्री पार्टनरशिप विद तालिबान, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये सऊदी पाकिस्तान एंड टर्की साइन डिफेंस डील अमिड रीजनल टर्मोइल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और टर्किश वॉरशिप, हाँ ये वो वॉरशिप है जो पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हो रहा था तो उसने ला करके खड़ा कर दिया था, इसने अपने एयरफोर्स C-130 एयरक्राफ्ट ला के खड़ा कर दिया, मतलब लैंड करा दिया था। और ये अपने बख्तियार ड्रोन्स भी दे रहा था लगातार, इसके आंकड़े भी आए थे, करीब करीब 350 बख्तियार ड्रोन्स दिए गए थे पाकिस्तान को टर्की द्वारा। तो टर्की तो पाकिस्तान की मदद करती है, बांग्लादेश की मदद कर रहा है, तो टर्की ये डिफेंस डील करके कुछ नया कर लेगा, ऐसा नहीं है। और रशिया से इंडिया के बीच में ट्रेड बनेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद है मैं अपनी बात क्लियर कर चुका हूँ। ये डील वील का कोई मतलब नहीं है, डील वील थोड़ा सा टेम्परेरी अरेंजमेंट है सबको शांत करने के लिए, है ना। बाकी मुख्य खबर ये है कि रेल बन रही है, बनने वाली है। उसके अलावा अफगानिस्तान रशिया की डील और मजबूत हो गई है, जो ये संकेत दे रही है कि पीओके बहुत जल्द आने वाला है। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, अगले वीडियो में मिलूंगा। हाँ एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था FCRA के ऊपर, पूरे 1 घंटे का वीडियो था, बड़ी मेहनत के साथ बनाया था, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि उसको दबाया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो दब जाए, आप लोगों की मदद से वो आगे बढ़ना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।